नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन जिक्र राजस्थान के दो नामों का, डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर। एक तरफ जाट समाज से आने वाले सतीश पूनिया और दूसरी तरफ गुर्जर समाज से अलका गुर्जर। तो क्या बीजेपी ने ओबीसी राजनीति की नई बिसात छेड़ दी? क्या यह फैसला सिर्फ संगठन में लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को सम्मान देने का है या फिर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी है? क्या बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संतुलन दोनों को बराबर महत्व मिलेगा? राजस्थान की राजनीति में जाट और गुर्जर समुदाय हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे। ऐसे में क्या बीजेपी का यह दाव विपक्ष के लिए चुनौती बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राज्यसभा के बहाने बीजेपी ने 2028 की राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी? क्या यह सिर्फ उम्मीदवारों का चयन है या फिर राजस्थान की नई सामाजिक राजनीतिक इंजीनियरिंग? आज बात इसी मुद्दे पर। ये जो विश्वास हम पर जताया गया है, हम निश्चित रूप से विकसित राजस्थान के लिए जो अपेक्षाएं हमसे की जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं दोनों उम्मीदवारों के चयन के बाद मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को बधाई एवं शुभकामनाएं। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप दोनों का व्यापक संगठनात्मक अनुभव, जन सेवा के प्रति समर्पण और राष्ट्र हित के प्रति प्रतिबद्धता संसद में देश और प्रदेश की आकांक्षाओं को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका योगदान जन कल्याण, सुशासन एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और ज्यादा मजबूती देगा। तो 11 राज्यसभा प्रत्याशी जिनका ऐलान किया गया है, अगर उस सूची पर नजर डालेंगे तो राजस्थान से सतीश पूनिया है, अलका गुर्जर है, गुजरात से राजू भाई शुक्ला है, मुकेश भाई राठवा है, मान सिंह परमार है और जितेंद्र मेघजी भाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से तरुण चुग है, रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है, मणिपुर से ए शारदा देवी, ओडिशा से देवाशीष को मौका मिला है, अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार है। वहीं सवाल भी कि क्या वाकई में दोनों लोकल लीडर्स को राज्यसभा राजस्थान से भेजने के फैसले के साथ क्या कांग्रेस पर मोरल प्रेशर क्रिएट हो गया है कि वो भी यहां से किसी लोकल को ही राज्यसभा भेजे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी, क्योंकि दोनों चेहरों को अगर हम देखते हैं, सतीश पूनिया जी हो गए और अलका गुर्जर जी हो गए, दोनों की उम्र ऐसी नहीं है कि अमूमन जो एक सोच होती है कि भाई राज्यसभा तब जाएंगे जब राजनीति के पड़ाव के उस शिखर पर होते हैं जहां अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन दोनों चयन को आप कैसे देखते हैं? क्या राज्यसभा के अंदर भी बीजेपी जनरेशन शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है? देखिए, निश्चित रूप से दोनों हाईली एजुकेटेड हैं, दोनों डॉक्टरेट हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि राजस्थान की सोशल इंजीनियरिंग को साधा गया है, जो आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि दोनों रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और दोनों जिस कम्युनिटी से आते हैं उनमें जो लीडरशिप है वो कहीं न कहीं, अगर गुर्जर कम्युनिटी की बात करें तो उनकी राजनीतिक भूख सचिन पायलट से पूरी होती है और सचिन पायलट जब तक नेपथ्य में रहते हैं तब तक अलका गुर्जर उनके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती है। दूसरी तरफ जाट पॉलिटिक्स में भले बीजेपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जाट कम्युनिटी से आते हो, वर्तमान में 16 विधायक जाट कांग्रेस से और 14 बीजेपी से हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो अभी एक आंदोलन चल रहा है हनुमान बेनीवाल का, उसका बेनिफिट सतीश पूनिया को जरूर मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब एक जो जय और वीरू की जोड़ी थी, उसमें वीरू अगर दिल्ली चला गया है तो जय क्या करेगा? क्योंकि बिना वसुंधरा राजे के चेहरे के ये जय वीरू की जोड़ी ने, जो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने पसीना बहाया और खुद हार गए दोनों, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी को सत्ता में सिरमौर बनाया। तो कहीं न कहीं अब एक और चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राजेंद्र राठौड़ मदन राठौड़ की जगह लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है
और राजपूत कम्युनिटी को भी बैलेंस करना जरूरी है। और जिस तरीके से राजेंद्र राठौड़ एक्टिव है, जिस तरीके से उनकी तारीफ अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की है। और एक और चीज हो गई कि आमेर सीट जो कांग्रेस का गढ़ है, सतीश पूनिया हार गए थे, जो कांग्रेस छोड़कर पूर्व कृषि मंत्री लालचंद कटारिया गए हैं, उनके पिता भी आमेर से एमएलए रहे, खुद भी आमेर से एमएलए रहे, तो बीजेपी को एक आमेर से एक सेफ कैंडिडेट भी मिल गया है। तो ये जो फैसले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं। अब कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है कि दिल्ली से आकर आप नहीं थोपे, क्योंकि बीजेपी अधिकतर देती है, बिट्टू और 2-4 को छोड़ दे तो। अब कांग्रेस क्या डॉक्टर सीपी जोशी को देती है या और किसको देती है, लोकल आदमी को? ये नीरज डांगी की जगह ये एक इंपॉर्टेंट इशू होगा और कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें बड़ा अहम होगा। ठीक है, प्रतीक से पूछ ही लेते हैं। प्रतीक, बाकी सवाल तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन दिल्ली इच्छा आपकी क्या है? कोई लोकल यहां से कांग्रेस से जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि हम सारे जो राज्य हैं और वो समूह है, और जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है जो संसद का है, तो उसके अंदर जो नुमाइंदे होते हैं वो राज्यों में से कहीं से भी आ सकते हैं। और जितने भी अभी जो कांग्रेस से जो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर आप उनके क्वेश्चंस की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो 60 से 70% जो क्वेश्चन है उन्होंने जो जहाँ से वो राज्यसभा के सदस्य चुन के आए वहाँ से उनके रिलेटेड पूछे या फिर सेंट्रल से रिलेटेड पूछे। तो मुझे लगता है कि ये सीईसी डिसाइड करेगी कि किस आदमी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, किस कास्ट को देना चाहिए। मैंने तो दिल्ली इच्छा पूछी, सवाल तो मैंने किया ही नहीं कि भाई बतौर राजस्थानी आपकी दिल्ली इच्छा क्या कहती है? मेरी दिली इच्छा यह है कि जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करे, जो जनता के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठाए, उस व्यक्ति को भेजना चाहिए राज्यसभा। और वो राजस्थान से हो तो ज्यादा बेहतर। वो हिंदुस्तान में से कहीं से भी हो। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदुस्तानी होने पे गर्व है, हिंदुस्तान से कहीं से भी हो। ठीक है, तो जरा बताइए, क्या फिर ये मान ही लिया जाए कि आपको ये कंफर्म है कि भाई राजस्थान से नहीं आना है, इसलिए क्यों दिल्ली इच्छा भी व्यक्त करनी है? तो ये कंफर्म हो चुका है कि भाई राज्यसभा के लिए दिल्ली से कौन आ रहा है जो वाया राजस्थान होकर राज्यसभा जाएगा? भाई मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, तो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं ये, और जो आदमी जो राज्यसभा से चुन करके जाएगा वो राजस्थानी होने से पहले हिंदुस्तानी होगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो आपको तो पता ही होगा कि राज्य में वोटर भी होना जरूरी है, तो वो वोटर भी होगा यहाँ का। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि भाई कहीं और से आकर के जाएगा? तो मुझे लगता है कि जो भी बनेगा वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। सोनिया गांधी जी यहाँ से, मनमोहन जी यहाँ से वोटर थे? मनमोहन जी नहीं थे, मनमोहन जी यहाँ से कभी बने ही नहीं, वो तो वहां से थे, असम से थे उससे पहले। ठीक है ना? सोनिया जी बिल्कुल राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए ये जरूरी है कि आप वहां के वोटर होने जरूरी है। तो मुकुल वासनिक जी यहाँ के वोटर थे? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, आप पढ़े उसमें जहां से आप होते हैं। सारे के सारे ये कौन से? मैं यही पूछ रहा हूँ, मैं नाम जो गिना रहा हूँ मैं वही नाम गिना रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं, ये हिंदुस्तानी, बिट्टू कौन से यहाँ के? ये हिंदुस्तानी है, रणवीर सिंह बिट्टू भी नहीं है। हिंदुस्तानी है कि नहीं है? अब आप अलग ले गए। मैं पूछ रहा हूँ, ये कहा कि भाई उस स्टेट का वोटर होना जरूरी है, तब मैंने आपको बोला कि वो स्टेट जो बनेंगे, कोई भी आपने जितने भी लंबे टाइम से दिए हैं यहाँ से राज्यसभा के कैंडिडेट, 1-2 को छोड़ दें तो कोई यहाँ का वोटर नहीं है। मैं बोलूं, मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग बताता हूं, जो यहाँ से 5 साल के लिए 6 साल के लिए चुन के गए ना, वो शायद 6 बार भी यहाँ नहीं आए। जो होगा वो राजस्थान का वोटर होगा। ठीक है, चलिए, ये दिल की बात अच्छी है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या वाकई में सोशल इंजीनियरिंग की गई है, या फिर आपको लग रहा है कि राज्यसभा के अंदर अब एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो वहां सिर्फ 6 साल नहीं 12 साल 18 साल निकाले, अपने आप को परिपक्व करे और वहां से फिर राजनीति को अलग दिशा पर लेकर जाए? क्या इन दोनों का चयन उस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों का चयन, सबसे पहले तो उन दोनों को बधाई दूंगा, माननीय अलका गुर्जर जी को, माननीय सतीश पूनिया जी को, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से, कि वे दोनों राज्यसभा में जाएं, राजस्थान की आवाज़ को उठाएं, राजस्थान आवाम की आवाज़ को उठाएं, राजस्थान विकास की गति को तेज करने की दिशा में काम करें। ये संपूर्ण रूप से सबसे पहले उनसे निवेदन करना चाहूँगा, उन्हें बधाई भी देना चाहूँगा। आपने जिस प्रश्न को किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। वे कार्यकर्ता जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में तपस्या के माध्यम से प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़े। माननीय अलका गुर्जर जी लंबे समय से, उनका परिवार भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा रहा है। उनके पति माननीय नाथू सिंह जी पंचायत राज्य मंत्री रहे, विधायक भी रहे, और मैं समझता हूँ एक लंबे समय की राजनीति करते करते आज मैंने अलका जी पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, इस नाते से उनका एक लंबा अनुभव है। माननीय सतीश पूनिया जी विद्यार्थी जीवन काल से भारतीय जनता पार्टी में उसके संगठन से जुड़े रहे, लगातार प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के प्रवक्ता, प्रदेश के अध्यक्ष बनकर के उन्होंने राजस्थान के अंदर, मैं समझता हूँ माननीय सतीश पूनिया जी ने जितने दौरे राजस्थान के अंदर किए हैं, शायद
राजस्थान के बड़े नेताओं में से बहुत कम लोगों ने इतने दौरे किए होंगे। एक हर गांव और हर ढाणी तक सतीश पूनिया की अपने आप में एक अलग पहचान है। तो मतलब सतीश पूनिया का राज्यसभा जाना, ठीक है, आप इससे नहीं, मैं इसको थोड़ा डिकोड करना चाह रहा हूं। क्या ये बीजेपी संदेश भी देना चाह रही है कि भाई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप विधानसभा का चुनाव हार जा रहे हैं नहीं हार जा रहे हैं, आपकी अलग अलग जगह भूमिका हो सकती है, हो सकता है विधानसभा के लिए ना हो, आप संगठन के लिए हो, और संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद हो सकता है आप अपर हाउस के लिए हो सकता है जनता से डायरेक्ट इलेक्शन में आप ना जीत पाए लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। देखिए, माननीय सतीश जी ने चुनाव लड़ा, माननीय अलका जी चुनाव भी पहले भी लड़ चुकी हैं। मैं समझता हूँ अपना हार जीत क्रम में जीवन का खेल खिलाड़ी जमकर खेल, ऐसा संदेश उन्होंने लगातार, हार जीत का क्रम हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में बना रहता है। लेकिन माननीय सतीश पूनिया जी, माननीय अलका जी, जिस प्रकार का दोनों का स्वभाव है, जनता से जुड़े रहने का स्वभाव है, जनता की समस्याओं से उठाने का स्वभाव है, जनता के साथ लगकर काम करने का स्वभाव है, उसके नाते वे राजस्थान की आवाज बनकर राज्यसभा में गूंजेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अब आप एक सोशल इंजीनियरिंग, भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की बात करती है, वर्ग विशेष की बात नहीं करती। नहीं तो हम जाट की बात करते हैं, गुजर की बात करते हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, उस कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है जो डिजर्व करता है इसके लिए कि राज्यसभा में जाए। अब आप एक बात और कही, अब 36 कौम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री 4 जाति की बात करते हैं जिसमें महिला, मजदूर, देखिए वो बिल्कुल अलग बात है। माननीय प्रधानमंत्री करते हैं वो, बिल्कुल मैं उसके साथ ही हूँ। उन तीन वर्गों में 36 कौम भी आती है। और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों का मौका देकर राज्यसभा के अंदर भी एक नई यूथ को देना चाहती है, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में पार्टी है जो नए लोगों को मौका दे रही है, युवाओं को मौका दे रही है। तहरीर हम जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, एक जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी में। मेरा सवाल अलग है, शायद मुझे लग रहा है मिथिलेश जी ज्यादा आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। मिथिलेश जी, बीजेपी ने एक और लकीर खींची है। लकीर ये है कि भाई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप चुनाव हार जा रहे हैं, अगर आप संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन में काम करते हुए आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर आप सीधे अपर हाउस भी जा सकते हैं। अमूमन ये भी होता है कि हम देखते थे कि भाई कोई चुनाव हार जाए तो उसका पॉलिटिकल जो करियर होता है एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ आता है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अगर आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है तो आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जब सतीश पूनिया चुनाव हार गए थे आमेर से, तो उन्होंने एक बहुत भावुक पोस्ट की थी कि मैंने आमेर के लोगों की बहुत सेवा की, फिर भी मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं सक्रिय रहूँगा राजनीति में। और फिर वो हरियाणा के प्रभारी बनाए, तो काम करते रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि बीजेपी में दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सतीश पूनिया के साथ कि जब से जाटों को आरक्षण दिया गया ओबीसी में, उसके बाद एक नया जाटों में शुरुआत हुई संघ और हिंदुत्ववादी बनने की। उससे पहले जाट कांग्रेसी और कम्युनिस्ट थे। यही कारण है कि आप देखिए विजेंद्र ओला जैसा आदमी मात्र 16,000 वोटों से लोकसभा चुनाव जीते, जो बहुत बड़े फैमिली से जाट बाहुल्य से है। तो ये, और उनका पोता चुनाव हार गया बेटा। तो ये कहीं न कहीं जो सतीश पूनिया का जो यूज है, मुझे लग रहा है वो एक कांग्रेस का कोर वोट बैंक है जिसको संघ और हिंदुत्ववादी से जोड़ने के लिए एक नया प्रयोग। मैं सीधा ही सवाल कर लेता हूं, जगदीप धनखड़ जी के जरिए जो बीजेपी चाह रही थी, क्या वो सतीश पूनिया जी के जरिए हासिल करने की कोशिश? देखिए, जगदीप धनखड़ जी को जब हटाया तो शेखावाटी में एक विशेष रोष था, और कहीं न कहीं सतीश पूनिया उसमें पूरी तरह परफेक्ट है, क्योंकि वो एबीवीपी से निकले हैं, विचार परिवार से सुसंस्कृत है। दूसरी तरफ जो नारी वंदन की बात कर रहे हैं, 33% रिजर्वेशन की, और राजस्थान से 74 साल में केवल 9 महिलाओं को मौका मिला है, तो 10वीं महिला बनने के लिए जा रही है, और 10 का अंक सूर्य का होता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो गुर्जर जाति की एक लंबी मांग है कि नवीं अनुसूची में हमारे आरक्षण को शामिल कराएं, तो क्या अलका गुजर वहां जाकर गुजरों को यह तोहफा देकर सचिन पायलट का कदम पर कर पाएगी? इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि यह बवाल उठा था, जवाहर सिंह बेडम संकट मोचक बन के उभरे और भजनलाल जी की सरकार ने उसको डैमेज को कंट्रोल किया, आश्वासन दिया, लेकिन अभी मुद्दा सुलझा नहीं है। इसी तरीके से क्या सतीश पूनिया जो हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ भीड़ में 50 डिग्री टेम्परेचर में जो भीड़ आ रही है अपने आप, उसका कोई तोड़ ढूंढा गया है क्या? अपरोक्ष रूप से कहीं न कहीं ये बेनिफिट मिलता है। गुजरों का आंदोलन हुआ तो कृष्णा पुण्य इनको अलका जी को फायदा मिला, और अभी जो हरियाणा में हुआ उसका फायदा अपरोक्ष रूप से सतीश पूनिया को मिला। क्या ये डर सता रहा है कांग्रेस को कि हो सकता है भाई बीजेपी ने अपने दोनों प्रत्यक्ष कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, इसका मतलब ये कि प्रत्यक्ष तौर पर तीसरा कैंडिडेट बीजेपी नहीं देगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक कैंडिडेट निर्दलीय के तौर पर खड़ा कर दिया जाए और वहां से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़े? विजेंद्र भाई, पिछले 5-7 चुनाव आप देख लीजिए, अगर क्रॉस वोटिंग हुई है
तो बीजेपी वालों ने ही क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के एमएलएस ने नहीं की है। आप पिछला इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने वोट हमको जब भी चाहिए थे, जब हमारी सरकार रही हो, चाहे उससे पहले हम जब विपक्ष में थे या अभी की बात भी, तो मुझे लगता है ऐसा कोई डर और ये सब चीज़ नहीं है। दूसरी बात, जो अभी मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि ये बात तो इन्होंने चलो ये मान ली कि हर बार जो परिवारवाद का जो कांग्रेस के ऊपर चस्पा करते हैं वो परिवारवाद इन्हीं के है, जो अलका गुजर जो है वो परिवारवाद से ही आई है। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है जो मिथिलेश जैमिनी जी जो बोल नहीं रहे ना, वो मैं बता देता हूं कि भाई जाटों के अंदर आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़े नेता जो हैं वो हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, और वो इसलिए भी हैं कि उनके आप देख लीजिए उनके आसपास के उनके रहते हुए हमने 70 के आसपास जो सीटें जीती, हमने सांसद जीते, और उनके एरिए के लगभग आसपास की सारी एमएलए की सीट जीती, सारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जीती, और वही नहीं, राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हराने के अंदर भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो मुझे लगता है कि आप सतीश पूनिया का जो कद है वो उनसे कभी मैच हो ही नहीं सकता। कोशिश करते रहिए, और ना अलका गुजर जी का सचिन पायलट जी से हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करते रहिए। चलिए, कभी अगर आपको सफलता मिलेगी तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके कद के बराबर उन दोनों जो अगर आप जाति की भी बात करेंगे तो दोनों के जो नेता हमारे पास में उस कद के बराबर ये दोनों ही नेता नहीं। बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के ठीक है, उनका चला और उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को हराया, तमाम चीजें, लेकिन अभी लक्ष्मणगढ़ में एक उपचुनाव हुआ, पंचायत उपचुनाव में, उसमें कांग्रेस हार गई है। तो ये नहीं है कि हवा हमेशा एक जैसी रहती है। जैसे प्रेमचंद बैरवा के ससुराल में बीजेपी की जमानत जब्त हुई, सेम लक्ष्मणगढ़ में उपचुनाव, पंचायत उपचुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा जी के हारी है कांग्रेस। तो बोलिए प्रतीक, बोलिए। हाँ, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो उनके वहां पे पंचायत चुनाव हार गई, इससे आप मत कहिए। आज तक अगर कोई चुनाव उन्होंने हारा, आप हारने वाले, हारने नहीं, पीछे बोलने लगे, हारने वाले, हनुमान बेनीवाल जी के हनुमान बेनीवाल जी बिना कांग्रेस के उससे जीत जाते, जीत जाते क्या बिना कांग्रेस के? या वो जिता पाए क्या अपने आसपास? वो अपनी पत्नी को तो जिता नहीं पाए, आप उनको जाटों का नेता बना रहे हो, वो अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए, वो अपनी आए ना आप हनुमान बेनीवाल जी की बात कर रहे हो, वो अपनी पत्नी को तो जिता नहीं पाए, आप बोल रहे हो कोई बात नहीं जीते ना, नहीं जीते ना, तो जो जीता वो सिकंदर, देखिए जो जीता वो सिकंदर, मैं क्या कह रहा हूँ, जो जीता वो सिकंदर, बीजेपी से हाथ मिलाया, 4000 वोट मिले आपके। लेकिन विजेंद्र भाई, वो सिकंदर ही क्यों, सम्राट अशोक भी हो सकते हैं, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 10 सेकंड और लूंगा। बोलिए। जो 6 राउंड में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2024 के चुनाव आ रहे थे तो वो हार जाते तो प्रधानमंत्री थोड़ी बनते, तो इसलिए बोल रहा हूं जो जीता वो बनेगा। तो बानी है, आप जो जीता है, जो हारा है वो हारा है। जो सतीश पूनिया अपनी सीट नहीं जीत पाए, वो क्या वो और लोगों के नेता बनेंगे? कांग्रेस कब तक डिक्लेयर करेगी, और महिला हो या पुरुष कुछ भी तय हुआ है क्या? अभी सीसी डिसाइड करेगी ये, और जल्दी कर देंगे। मिथिलेश जी, क्या आपको लगता है कि महिला हो सकती है यहां से, या क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद दिल्ली से ही कोई होंगे, क्योंकि एडजस्ट करना होता है नेताओं को। देखिए, निश्चित रूप से जब पार्टी विपक्ष में होती है तो राज्यसभा की जो सीट होती है, अभी जो 7 लोग लिए गए हैं पंजाब से, तो उनका आर्थिक जो मापदंड होता है वो बहुत गंभीर होना चाहिए, और कहीं न कहीं जब आदमी विपक्ष में होता है तो वो एक बहुत बेसिक नीड होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पुराने ढर्रे पे चली तो दिल्ली से आएंगे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी आए और सबसे मिलके गए, और कहीं न कहीं सीपी जोशी जो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत अनुभवी, और मेवाड़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, राजसमंद में 4 सीटें आ रहे हुए हैं, भीलवाड़ा में सब आ रहे हुए हैं, तो ऐसे हालात में सूरी मेवाड़ में कांग्रेस हाशिए पे है। अगर फिर भी कांग्रेस निर्णय नहीं लेती है तो इनका फिर खुदा मालिक है। ठीक है, एक और सवाल, बस सवाल यह है कि दोनों के जो डिसीजन हुए हैं, दोनों के नाम पर जो मोहर लगी है, आपको क्या लगता है कि डिसीजन मेकर कौन कौन रहा होगा? देखिए, डिसीजन मेकर में मुख्यमंत्री भजनलाल जी का बहुत बड़ा हाथ है, वो गए और उनके बाद हुआ है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सतीश पूनिया के परिवार से प्रधानमंत्री मिले थे और उनके बेटे ने कुछ शिकायत भी की, और वो उनके, तो कहीं न कहीं एक जो पारिवारिक माहौल बनाने में कामयाब रही। और अलका गुजर जी का क्रेडिट है कि जो बीजेपी नारी वंदन की बहुत दुहाई दे रही है, और ऐसे में कहीं न कहीं ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज, यूपी के चुनाव है अगले साल, और दोनों जातियां वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के चुनाव में जाट और गुजर बहुत कम्युनिटी में बहुत हैं, तो कहीं न कहीं जो पश्चिमी यूपी है उसको साधने में क्या सतीश पूनिया उनके लिए उनका पगफेरा शुभ हो सकता है, जिस तरीके से हरियाणा में रहा? क्या अलका गुजर बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि वहां गुजरों की भी बहुत वोट है? तो ये बहुत
डीपली स्टडी करने के बाद डिसीजन हुआ है। लेकिन राजस्थान के लिए शुभ है कि दोनों लीडर बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत बैकग्राउंड से वो समझदार लोग हैं। राजस्थान का हित होगा और राजस्थान को कुछ मिलेगा। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, फाइनल कमेंट आपसे, किस किस की इसमें रजामंदी रही होगी और क्या 2 ही नाम गए या इस लिस्ट में कोई और भी नाम थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने बैठकर इसको तय किया है। इसमें किस किस की भूमिका रही, निश्चित रूप से बड़े नेताओं की सबकी भूमिका रही है। इसमें राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जिस प्रकार से अभी माननीय प्रतीक जी कह रहे थे, प्रतीक जी की बात बताने देना चाहता हूँ प्रतीक जी को भी, और माननीय दर्शकों को जानना चाहिए कि माननीय अलका गुर्जर जी 1977 से राजनीति जुड़ी हुई हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। दौसा की संसदीय क्षेत्र की सीट पर अलका गुर्जर जितना काम किया है उतना काम नाथू सिंह जी ने भी किया था, बराबर का दोनों काम किया है। तो इसलिए उन पर ये परिवार का आरोप लगाया जाना शायद न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल भी। माननीय अलका जी, एक मिनट, प्रतीक, मैंने आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया और नेचर है मेरी। माननीय अलका गुर्जर जी ने जिस प्रकार काम राजनीति में किया है, पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय मंत्री के रूप में काम कर रही है। आसाम का चुनाव उन्होंने बड़े नजदीक से देखा है, चाहे बंगाल का चुनाव उन्होंने बड़े नजदीक देखा है। और माननीय सतीश पूनिया जी के बारे में बात कर रहे थे आप, जाट राजनीति की बात नहीं करें। वे हम जाट राजनीति में कौन सिरमौर है? आप रखिए लोढ़ा सराग जी को, आप रखिए हनुमान बेनीवाल को, हम उनकी बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं राजस्थान के हितों को कौन साध सकता है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सतीश पूनिया राजस्थान की आवाज बनकर राज्यसभा में गूंजेगा, ये बात बिल्कुल तय है। माननीय अलका गुर्जर राजस्थान की आवाज बनकर राज्यसभा में गूंजेगी, बिल्कुल बात तय है। आप करते रहिए कि हनुमान बेनीवाल नेता है जाट का, हमें जरूरत नहीं है। हम तो राजस्थान के नेता स्थापित करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जाट नेता चाहिए, हमें नहीं चाहिए गुर्जर नेता। आप रखिए सचिन पायलट को संभाल कर, कितना संभाल के रखा आपने, एक मिनट, कितना संभाल के रखा आपने? पता है राजस्थान जनता को, सड़क पे टायर जल रहे थे, अशोक गहलोत शपथ ले रहे थे, एक मुगली संघर्ष चल रहा था, कितना बिहार किया, उन्हें क्या क्या बोला आपने, निकम्मा और नखारा, भूल गए क्या? अलग ही चले गए। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया प्रतीक जी, शुक्रिया मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 ऐसे कैंडिडेट तय हो चुके हैं जो राज्यसभा जाएंगे और राजस्थान की बात को मुखरता से रखेंगे। इंतजार कांग्रेस की तरफ से उस कैंडिडेट का है, क्या वो राजस्थान का होगा, बाहर से आएगा, वाया राजस्थान राज्यसभा जाएगा? क्योंकि ये बतौर राजस्थानी मैं भी महसूस करता हूं कि अगर वो राजस्थान के होंगे तो उनसे मिलना, कार्यकर्ताओं का उनसे मिलना, यहां के 10 कामों को सीधा उन्हें बताना और उन्हें कराना, ये बड़ा आसान हो जाता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।